हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम बसंत कुमार है। सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की हिंसा के विषय में। दोस्तों, जैसा आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बांग्लादेश के अंदर इस समय भयंकर रक्तपात हो रहा है। वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी, जब जनवरी में इलेक्शन हुए थे जनवरी 2024 में, वहाँ पे चुनी हुई सरकार को हटा दिया गया है एक भीषण भयानक षड्यंत्र करके दोस्तों। और इसमें कुछ न कुछ भूमिका वहाँ के छात्रों की है। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आइए इसके जो मेन कारण है बांग्लादेश हिंसा के, उसकी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों जैसे बात निकल के सामने आ रही कि इस बांग्लादेश में जो वर्तमान सरकार गिरी हुई है, जो अपदस्थ कर दी गई है पब्लिक द्वारा, जनता के द्वारा, इसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर षड्यंत्र रखा गया है। ये षड्यंत्र कोई बांग्लादेश के अंदर का ही नहीं है, ये षड्यंत्र बांग्लादेश के अंदर का भी है और बांग्लादेश के बाहर का भी है, यानी जो अदर कंट्री हैं उनका भी इसमें पूर्ण रूप से हाथ है। सुनने में तो यहाँ तक ये आ रहा है कि इसमें जो नाटो के देश हैं, जिनमें आप ब्रिटेन को ले सकते हैं, अमेरिका को ले सकते हैं, पश्चिमी जो देश हैं, उनकी भी भूमिका जो है इसमें सामने आ रही है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं दोस्तों पश्चिमी देशों के ऊपर। और इसमें जो पाकिस्तान की ISI है, उसका भी हाथ जो है बड़े पैमाने पर होने की बात कही जा रही है। दोस्तों, अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि क्यों नाटो देश, जो अमेरिका इसका लीडर है, वो क्यों जो है बांग्लादेश में अस्थिर करेगा, क्यों वहाँ के अशांति फैलाने का काम करेगा। तो दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं रीजन ये निकल के आया है कि अमेरिका जो है बांग्लादेश से संपर्क किया था, यानी शेख हसीना जो वर्तमान प्रधानमंत्री तब थी, तो वर्तमान प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना से अमेरिका ने संपर्क किया था कि भाई हमको अपने यहाँ एक जो है मिलिट्री एयर बेस बनाने की जगह उपलब्ध करवा दीजिए। यानी कहने का मतलब बांग्लादेश के अंदर अमेरिका जो है एक अपना मिलिट्री बेस तैयार करना चाहता था, जहां पे अपने कुछ जंगी जहाज, लड़ाकू विमान या सैनिकों की तैनाती कर सके। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि चाइना को टक्कर देने के लिए, चाइना की जो प्रतिक्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है अमेरिका अपना सैनिक एयरबेस बांग्लादेश के अंदर चाहता था, जिसकी अनुमति तत्कालीन सरकार शेख हसीना की थी। उन्होंने नहीं दिया, मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई आपका स्पेस नहीं बन सकता, कोई हम ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे जिससे आप जो है अपनी सैनिक गतिविधियों को यहाँ पे चला सकें। दोस्तों, तो यहाँ से कहीं ना कहीं नाराजगी अमेरिका को भी हो गई। बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार थी, तो वो भी, अमेरिका भी इसमें चाहने लग गया कि नहीं, कहीं ना कहीं इस सरकार को जाना चाहिए। उसने भी कहीं ना कहीं बाहर से जो है इनडायरेक्टली जो है समर्थन दिया होगा दोस्तों। लेकिन अभी इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये सारी बातें मीडिया में चल रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों, और जो मेन कारण है इस बांग्लादेश की हिंसा का, वो जो बाहरी है वो तो है ही है, लेकिन इसके अंदर जो एक आरक्षण का मुद्दा है वो भी बहुत गंभीर मुद्दा है दोस्तों। जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा, जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मुजीबुर रहमान, इनका नाम आपने सुना होगा। बांग्लादेश के अंदर राष्ट्रपिता का दर्जा इनको प्राप्त है। बहुत लोग इनकी पूजा करते हैं, आस्था करते हैं। जैसे अपने हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी को, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को स्थान मिला है, सेम उसी तरीके का जो है मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के अंदर प्राप्त हुआ था, जो बांग्लादेश की जो एक तरीके से निर्माता थे बांग्लादेश को बनाने में, उनको आज़ाद कराने में, यानी बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण करने में मुजीबुर रहमान की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। तो उस समय मुजीबुर रहमान ने जो है एक अपने देश का निर्माण होते ही आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी थी। उन्होंने ये नियम बनाया था कि जो भी स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनके जो परिवार थे, जिन्होंने स्वतंत्रता में जो है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में जो है अपना अमूल्य योगदान दिया, अपनी जानें गंवाई हैं, उन परिवार के लिए 30% का आरक्षण वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था, फिक्स कर दिया था। तो जो वर्तमान परिस्थितियाँ थी, तब से करीब 30-40 साल, 50 साल हो गए धीरे धीरे जो है। तो ये जो आज सरकार बांग्लादेश में आती गई, जैसे वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें, शेख हसीना के ऊपर आरोप लगते गए कि इन्होंने जो 30% का आरक्षण था नौकरियों में, उसको धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ा दिया, 40-50% तक कर दिया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जो बांग्लादेश में अन्य छात्र छात्राएं थीं, उनको नौकरी मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो भी नौकरियां निकलती थी, मान लिया 100 नौकरियां निकलती हैं बांग्लादेश में किसी सरकारी विभाग में, तो वहाँ पे 50% तो चली जाती थी, जो सैनिक, जो शहीद के जो परिवार हुआ करते थे उनको चली जाती थी। तो बचती क्या थी उसमें, जो बचती नौकरियाँ थी वो जो शेख हसीना की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या जो उनसे मिले जुले लोग हुआ करते थे उनको दे दिया जाता था। तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा इस आरक्षण को लेके असंतोष व्याप्त हो गया था। तो इस
जो हिंसा हुई है, इस सरकार को जो गिराने में महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें कहीं ना कहीं इस आरक्षण का भी रहा है दोस्तों। वहाँ के जो छात्र थे लगातार आंदोलन कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए। इस आरक्षण की वजह से जो अन्य लोग हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाहरी ताकतें जो थी वो जिम्मेदार है बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए, वहाँ पे अशांति फैलाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो सरकार थी, जो उसकी नीतियाँ थी, वो भी इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार थी। क्योंकि जो हमारी शेख हसीना जो बांग्लादेश की शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, वो कहीं ना कहीं जो है कब कुछ ना कुछ अहम उनके अंदर भी आ गया था। चूँकि वो लगातार करीब 15 साल से जो है जीतती चली आ रही थी। लगातार 15 सालों से उनकी सरकार बांग्लादेश में चल रही थी, उनकी पार्टी की सरकार चल रही थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मनमानी ढंग से काम किया और उन्होंने छात्रों की बात पे विशेष गौर नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि छात्र जो आंदोलन थे वो उग्र हो गए, भीषण हो गए और उनको हवा और पानी देने का काम वहाँ की जो विपक्षी पार्टियाँ थी उन्होंने किया। और उसमें और ज़्यादा आग और घी डालने का काम जो है, जो बाहरी ताकतें थे, जो अन्य कंट्री थी, उन्होंने अपना योगदान कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से उसमें किया दोस्तों। परिणाम ये हुआ कि भयंकर आंदोलन उग्र हो गए और 5 अगस्त को भी हाल फिलहाल जो है सारे छात्र, सारे जो आंदोलन के लोग थे, जितने लोग थे, सब जो है प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ गए। और उसमें प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ गए तो उसमें जो है शेख हसीना जी को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और उन्होंने वहाँ पे भाग जाना ही उचित समझा। तो इस तरीके से वहाँ की सरकार का पतन हो गया दोस्तों। और जो वहाँ पे वर्तमान परिस्थितियाँ हैं दोस्तों, तो जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर भीषण अत्याचार हो रहा है दोस्तों। उनके ऊपर अत्याचार किस लिए हो रहा है? उनका तो कोई रोल भी नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है। क्यों उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है दोस्तों? ये बहुत ही चिंता वाली बात है। कहीं ना कहीं इस पर सरकारों को जरूर विचार करना चाहिए कि अल्पसंख्यक लोगों को ना परेशान करें, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हो, फारसी हो, किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों, जो आरक्षण है ये एक बहुत गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी थी बांग्लादेश में। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ की चुनी हुई सरकार गिर गई और एक जो है निरंकुश सरकार, यानी कह सकते हैं कि वहाँ तख्ता पलट हो गया। जैसा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आए वर्ष होता रहता है, वहाँ भी कोई सरकार नहीं चलती, आए दिन तख्ता पलट वहाँ भी होते रहते हैं। तो उसी के पुनरावृत्ति बांग्लादेश में भी स्टार्ट हो गई दोस्तों। ये बहुत दुखद है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। लोकतंत्र का मजबूत होना किसी भी राष्ट्र के लिए, विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता, जरूरी होता है दोस्तों। मेरी एक पर्सनल खुद की निजी राय है कि कहीं ना कहीं सरकारों को आरक्षण के विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। आरक्षण कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं आरक्षण समाप्त करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे चैनल का भी ये उद्देश्य नहीं है कि आरक्षण को समाप्त किया जाए। आरक्षण अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरतमंदों को आरक्षण दिया जाना चाहिए दोस्तों। अब इसमें आरक्षण देते समय सरकारों को, चाहे कोई भी देश की सरकार हो, अपने देश की हो या बाहर की सरकारें हों, आरक्षण दीजिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ज़रूरतमंद को दीजिए। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको दीजिए। आप इसको जो है जाति पात पे भेदभाव करके मत दीजिए दोस्तों। मान लिया कोई जो है ओबीसी वर्ग का है, एससी वर्ग का व्यक्ति है, अब उसके पास जो है 20 बीघे ज़मीन है, 50 बीघे ज़मीन है, सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन वो एससी वर्ग का है, ओबीसी वर्ग का है, तो उसको आप वो आरक्षण देते हैं। वहीं पे अगर जनरल कैटेगरी का है कोई, वो भीख मांग के खाता है, हाँ, उसके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसके पास 1 बिस्वा ज़मीन नहीं है, 1 बीघे ज़मीन नहीं है, आप उसको आरक्षण का लाभ नहीं देते हैं दोस्तों। वो परेशान होता रहता है, उसकी आर्थिक स्थितियाँ और ख़राब होती जाती हैं दोस्तों। आरक्षण दीजिए, कोई नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। कभी भी नौकरी के अंदर आरक्षण नहीं होना चाहिए। नौकरी जब भी कोई भी वैकेंसी निकले, सरकारी जॉब निकले, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ योग्यता को प्राथमिकता दोस्तों देनी चाहिए। मेरी बात से अगर सहमत हो तो कमेंट जरूर दोस्तों करिएगा। सिर्फ योग्यता को वहाँ पे दीजिए। अगर आप आरक्षण वहाँ पे देते हैं तो ये देश के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, बहुत ही चिंताजनक वाली बात होगी। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी पोस्ट में, किसी भी एक कुर्सी में अगर अयोग्य व्यक्ति बैठ जाएगा तो वो अपने विभाग का भी बंटर बाट करेगा और अपने देश का भी सत्यानाश कर देगा, क्योंकि उसके पास उतनी योग्यता नहीं है। जो योग्य व्यक्ति है वो जो है उसको आरक्षण नहीं मिला, इसलिए वो योग्य व्यक्ति जो बाहर बैठा है वो अपना जो है नॉर्मल मामूली काम कर रहा है, और जो अयोग्य व्यक्ति है वो आरक्षण के दम पे जो है बैठ जा रहा है कुर्सी पे। तो ये बहुत ही दुखद है दोस्तों। आरक्षण कोई बुरी चीज़ नहीं है, आरक्षण दीजिए। मान लिया कोई गरीब है तो आप उसके पढ़ाई लिखाई में मदद करिए, आरक्षण दीजिए, और उसके खाने पीने की व्यवस्था करिए, उसके रहने की व्यवस्था करिए, उसके यात्रा में आने जाने की व्यवस्था करिए, हर जगह उसके लिए आरक्षण दीजिए, कोई बुरी चीज़ नहीं। लेकिन जब बात नौकरी की आती है तो वहाँ पे सिर्फ योग्यता को तवज्जो देना चाहिए। मेरी सरकारों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सिर्फ योग्यता को तवज्जो दें, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जो है
जो ऊंचे ऊंचे पद हैं वहाँ पे अयोग्य लोग बैठ जाएंगे और देश को बेच खाएंगे दोस्तों, और इसमें से पूरे देश का नुकसान होगा दोस्तों। ये बहुत ही चिंताजनक बात होगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को आरक्षण ले डूबा है। इस आरक्षण पे जो है सोच समझ की नीतियाँ बनाई जानी चाहिए दोस्तों। आरक्षण कोई बुरी चीज़ नहीं, इसको लागू रहना चाहिए, अच्छी चीज़ है। ज़रूरतमंदों को आरक्षण मिलना भी चाहिए दोस्तों। मेरी बात से अगर सहमत हो तो एक लाइक और अपने अमूल्य विचार कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। चैनल पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए। पसंद आए वीडियो तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का हृदय से आभार एवं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।